चुनाव का माहौल है बिहार में और हम अभी हैं प्रशांत किशोर के साथ। ये बताइए, इतना पैसा है, राजा जैसे जी सकते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, क्या खादी का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं लोग भी बोलते हैं कि प्रशांत किशोर व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, तो ये सब कपड़ा काहे पहन रहे? सारा पहन के घूमिए, थोड़ा अलग आएगा कि भाई जी टी शर्ट और पैंट पहन के एक नेता आया है। अरे कपड़े से थोड़ी लोगों की पहचान होती है। कप लाइफस्टाइल भी तो। कपड़े कपड़े की पहचान उससे है जो उसको पहन रहा है। कपड़े से लोगों की पहचान नहीं होती है, ये तो सुपरफिशियल बातें हैं। कपड़े का क्या मतलब? कपड़े की एक उपयोगिता है, यूटिलिटी है। आपका शरीर ढकना चाहिए, साफ सफाई से आपको रहना है, अगर ठंड है तो ठंड से बचाने का काम है। कपड़े की इससे ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, इसलिए कपड़ा व्यक्ति और व्यक्तित्व को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए उसकी कोई महत्ता नहीं मेरी नज़र में। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। ताड़ी को लेकर आप समर्थन में देखें कि ताड़ी को शुरू करवाना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ताड़ी को लेकर समर्थन में नहीं दिखे। ताड़ी को लेकर जो वक्तव्य यहाँ तेजस्वी यादव ने दिया है, मैं उनकी जो एक तरह से राजनीतिक धूर्तता है उस पर मैंने टिप्पणी की कि ये व्यक्ति नहीं बता रहा है कि जब शराबबंदी का कानून आया तो उस मंत्री परिषद में, कैबिनेट में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो इस कानून को लाने वाले ही तेजस्वी यादव हैं। उसके बाद अभी 2 बरस बीच में फिर 1.5 बरस डिप्टी सीएम रहे। तो अगर पासी समाज की समस्या या ताड़ी से की वजह से जो दिक्कत हो रही है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो ये कानून बनवाया क्यों? और बनवाने के बाद आप जब डिप्टी सीएम थे तब क्यों नहीं हटाया? अब क्यों बात कर रहे हो? किस पासी समाज के यहाँ गए, किस पासियों के गांव में गए जहां इनको ये पता चला कि इस ताड़ी की वजह से दिक्कत हो रही है इनको? ये कहीं नहीं गए हैं। यहाँ बापू सभागार एयर कंडीशन हॉल में बैठकर लबनी लेकर एक पासी को मैसेज दे रहे हैं, पासी समाज को, कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। बात ऐसी कुछ नहीं है। चुनाव है तो ये सिर्फ वोट के हितैषी हैं। आप चाहते हैं कि जो ताड़ी है वो शराबबंदी से हट के? नहीं नहीं, हम तो शराबबंदी हटाने के लिए कह रहे हैं, तो उसमें ताड़ी अपने आप हट जाएगा। कभी ट्राई किए हैं ताड़ी? नहीं, हम तो ताड़ी पीने वाले लोग नहीं हैं, ताड़ी पीने का कोई शौक भी नहीं है, लेकिन सुना है कि उसका बहुत बेनिफिशियल हेल्थ, मतलब अब वो सब अलग बात है। लेकिन जब मैं पैदल चलता था तो करीब करीब हर गांव, दूसरे गांव में, मैं तो कितने वीडियो भी मैंने रिलीज किए हैं, शायद ही दूसरा तीसरा कोई गांव होगा जहां ताड़ी समुदाय से, ताड़ी का काम करने वाले लोग न मिले हों, खासकर महिलाएं। क्योंकि ताड़ी जब उतार लिया जाता है, उतारने के बाद उसको मिट्टी के बर्तन में लोग घरों में रखते हैं, और ज़्यादातर वो काम जो है रखने का, उसको, उसके फर्मेंटेशन का, सफाई का, बेचने का, वो काम महिलाएं करती हैं। और जब पुलिस रेड करती है तो पुरुष जो है वो तो ताड़ी का जो काम करते हैं तो बाहर रहते हैं, ताड़ी उतारने गए हैं या उतार कर आए, अभी कहीं गांव में बैठ के कुछ बातचीत कर रहे होंगे कहीं चौक चौराहे पर। घरों में महिलाएं रहती हैं जहां वो ताड़ी के साथ उनको पकड़ा जाता है। तो महिलाएं, जब वो पुलिस रेड करती है तो सबसे ज़्यादा बदतमीजी जो है महिलाओं के साथ होता है। और मैंने वीडियो जारी किया है जहां महिलाएं मुझे घेर कर बता रही कि भैया वो आया था पुलिस वाला, ताड़ी का हमारा बर्तन तोड़ दिया, हमारा पैसा खींच लिया। और ये बात आज की नहीं है, 2 बरस पहले से मैं कह रहा हूँ। तो तेजस्वी यादव को अगर आज समझ आई है तो अच्छी बात है। इसी तरह कल किसी दलित समाज के पास, किसी अति पिछड़ा समाज या किसी भी जाति के गरीब आदमी के पास जाएंगे जिनके बच्चे, जिनके घर के लोग जेलों में बंद हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग शराबबंदी के कानून में जेल में बंद हैं, तेजस्वी यादव को उनकी समस्या नहीं दिख रही है। ये विशुद्ध तौर पर जाति की राजनीति करके ही ये लोग पैदा हुए हैं, और जाति से आगे ना कुछ सोच सकते हैं ना उसके आगे कुछ कर सकते हैं। रोज देखिए, कभी इस जाति का बैठक, कभी उस जाति का बैठक, यही परमानेंट, यही काम ये करता है ये आदमी। और जब सत्ता में जीत कर आएंगे तो उन जातियों की भी चिंता नहीं करेंगे। अरे पासी समाज की और दूसरे समाज की तो चिंता छोड़िए, ये यादव समाज की चिंता नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो अपना और अपने परिवार को छोड़कर किसी की चिंता किए हो तो बता दें। हम तो कैमरे पर पहले कह चुके हैं कि राजद वाले ये घोषणा कर दें कि तेजस्वी यादव को छोड़कर कोई यादव जो काबिल व्यक्ति है बिहार का, वो नेतृत्व करेगा बिहार का, हम लोग आरजेडी का समर्थन करने को तैयार है। आप घोषित तो करो कि भाई कोई काबिल यादव समाज का लड़का या नेता बिहार में आरजेडी का नेतृत्व करेगा, आप बता दीजिए। भाई ये तो अपने दल में
किसी यादव समाज के लोग को अध्यक्ष तक नहीं बनने देते हैं ये लोग। अपने परिवार को छोड़कर आप जरा देख लीजिए, पिछले जब से आरजेडी का इतिहास जरा देखिए, आप दूसरे जातियों की बात करते हैं, ये यादव समाज के लोगों को भी अपने सामने नहीं, इनको मालूम है कि कोई यादव समाज में ही काबिल व्यक्ति अगर आगे बढ़ गया तो इनको चुनौती हो जाएगी। तो इनको अपना और अपने परिवार से आगे न कुछ दिखता है, न सूझता है, न ये कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जन स्वराज अगर 2025 में बहुमत से थोड़ा कम सीट अगर आती है तो क्या जन स्वराज जैसे राजद हो गया या कांग्रेस हो गया या बीजेपी हो गया जेडीयू के साथ जुड़ के सरकार में आना चाहेगी? बहुमत से सीट कम आएगा तो विधानसभा में विपक्ष के लिए एक जगह बनी हुई है। लोकतंत्र में जब जनता चुनाव करती है तो लोकतंत्र में जनता सिर्फ सत्ता पक्ष में कौन आएगा ये नहीं चुनाव करती है, लोग ये भी तय करते हैं कि सत्ता में कौन बैठेगा और विपक्ष में कौन बैठेगा। जैसे आप ओपनली बोल सकते हैं कि हम सरकार में आना चाहते हैं। अगर सरकार, पॉलिटिक्स में कोई दोस्ती और दुश्मनी थोड़े होता है। बिल्कुल दुश्मनी और दोस्ती होती है, विचार से दोस्ती और दुश्मनी है। जैसे आपने कहा राजद की बात, जिन लोगों ने, व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, जिन लोगों ने, जिस दल ने बिहार को बर्बाद किया, उनके साथ बैठकर आप बिहार सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं? अगर देश का चुनाव हुआ तो देश की जनता ने 240 सीट दिया मोदी जी को कि आप अपने सहयोगियों के साथ देश चलाइए, लेकिन साथ में 200 लोगों को ऐसे भी चुना कि आपकी भूमिका विपक्ष की है। तो जनता को तय करना है कि जनता हम लोग को क्या भूमिका देती है। जनता सत्ता में जाने का भूमिका देती है, विपक्ष में रहने की भूमिका देती है, या ये कहती है कि नहीं अभी आपको हाउस में जाना ही नहीं है, अब आपको समाज में रह के 5 वर्ष और संघर्ष करना है। जो जनता निर्णय करेगी वो सिरोधार्य करेंगे और उस पर आगे काम करेंगे। नीतीश कुमार के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नीतीश कुमार पहले पसंद था, आप नीतीश कुमार के लिए काम भी किया। अगर नीतीश कुमार के साथ आके अगर बिहार बदलाव हो ही सकता है तो क्या दिक्कत है? कैसे, मतलब नीतीश सपना होगा कई लोगों का कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को साथ देखने। हम लोग तो साथ में थे ही, वो बात नहीं है। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार से हमारा अब कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं और भाजपा से मेरी दोस्ती हो नहीं सकती है। हम तो भाजपा के नीति के खिलाफ ही नीतीश कुमार को छोड़े हैं, तो फिर उन्हीं के साथ कैसे जाएंगे? और दूसरी बात, नीतीश कुमार का तो ऐसे भी अब खात्मा हो रहा है राजनीतिक तौर पर। उनके जो दल के लोग हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो तो खुद देख रहे हैं कि नवंबर के बाद अब कुछ बाकी बचने वाला नहीं है। तो आप ऐसे, ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। व्यक्ति या दल के साथ थोड़ी जा सकते हैं जो खुद ही खत्म हो रहा है। अगर चुनाव में सफलता नहीं मिलती है तो पार्टी संघर्ष करेगी या दूसरे पार्टी के लिए काम करेगी? पहले तो चुनाव हो जाने दीजिए 5 महीने, फिर देख लीजिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। मैंने आपको पहले बताया कि चुनाव में जन स्वराज जीत कर आएगा, आपको लग रहा है नहीं आएगा, चलो आपकी बात मान लेते हैं। आप कह रहे हैं विपक्ष में, दोनों बात रख रहे हैं। नहीं, अगर भाई जिसको जो लगता है, 3 ही संभावना है, या तो जन स्वराज जीत कर आएगा तो उसकी जिम्मेवारी है कि बिहार में व्यवस्था सुधरे, जैसे हम लोग बता रहे हैं। अगर जन स्वराज को उतनी सीटें नहीं मिली तो जन स्वराज की भूमिका होगी कि हम विपक्ष के तौर पर वहाँ विपक्ष की अपनी भूमिका अदा करें। अगर वो भी भूमिका न मिले, अगर एक भी सीट न जीते, तो भी जो अभी भी तो हमारे पास एक भी सीट नहीं है, तो बिहार के लिए काम कर ही रहे हैं, तो आगे काम करते रहेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये भी आ रहा है कि ओवैसी आ रहे हैं बिहार में, बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या उनका फैक्टर काम करेगा बिहार में? भाई ओवैसी तो पहले भी चुनाव लड़े हैं, कोई नई घोषणा तो कर नहीं रहे हैं। अब ओवैसी जिस तरह की राजनीति करते हैं उससे किसको नफा नुकसान है वो लोग जाने। जो मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं और भाजपा का डर दिखाकर उनका वोट लेते हैं, ओवैसी और उनके बीच की लड़ाई है। हम लोग तो वो राजनीति करते नहीं है, तो हमें क्या फ़र्क है कि ओवैसी आए या ना आए। अच्छा, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो 50 सीट में मुस्लिम कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका में है, तो क्यों जो अन्य पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो मुस्लिमों को इतना टिकट क्यों नहीं देती है, बहुमत में टिकट क्यों नहीं देती है? इसलिए नहीं देती है क्योंकि यहाँ पर 2 ध्रुवीय राजनीति है और एक ध्रुव पर भाजपा है, तो जो दूसरे ध्रुव पर हैं वो लालटेन वाले हैं, राजद वाले हैं। तो इनको मालूम है कि हम मुसलमानों के विकास की बात करें या न करें, मुसलमानों की चिंता करें न करें, मुसलमानों की सुरक्षा भागीदारी की बात हो न हो, भाजपा के डर से मुसलमान हम ही को वोट देता रहेगा। तो एक तरह से ये इनके लिए जो मुसलमान है वो राजनीतिक बंधुआ मजदूर है, उनके लालटेन का किरासन तेल है। वो अब मजबूरी में आकर भाजपा को दे नहीं सकता है तो आकर फिर लालटेन को वोट देगा। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है, इस बार जनसुराज भी है। तो आप देखेंगे कि मुसलमानों की भागीदारी राजनीतिक तौर पर बिहार में बढ़ेगी।
इसलिए नहीं कि सिर्फ जनसुराज उनको भागीदारी दे रहा है, इसलिए कि जनसुराज चूंकि भागीदारी देगा तो दूसरे दलों को भी मुसलमानों की चिंता करनी पड़ेगी, उनकी बात करनी पड़ेगी, उनको भागीदारी देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड जो आया था उस पर तेजस्वी यादव का मानना है कि मुस्लिम सारे गोलबंदी हो चुके हैं और अब उनके साथ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाजपा के अगेंस्ट हो गए हैं उस बिल को लेकर। भाई वक्फ बोर्ड पर लालू जी और तेजस्वी यादव की सच्चाई तो पूरे देश ने देखी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर लालू जी ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। तो कहीं देखिए, सत्य की एक अपनी ताकत होती है, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। तो वक्फ का बिल जो आया, भाजपा वाले तो लेकर आए हैं, मुस्लिम विरोधी है ऐसा सबका मानना है, तो दिख ही रहा है। नीतीश कुमार हर बार मुसलमानों के साथ रह के पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो भी क्लियर हो गया, जैसे सीए एनआरसी में किया था वही इस बार भी किया। और लालू यादव ढोंगी मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, वो वीडियो भी सामने आ गया, सब पूरे बिहार की जनता, देश की जनता ने देखा, ये आदमी आज वक्फ के खिलाफ बोल रहा है। ये आदमी तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा था कि वक्फ में मुसलमानों ने सारी जमीन को कब्जा कर लिया। ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये शब्द लालू प्रसाद यादव जी के हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर है कि सारा डाक बांग्ला का जमीन लूट लिया तो क्या किया, तो क्या किया। तो भाई अब फिर उन्हीं मुसलमानों को जाकर वोट मांग रहे हो। और मुसलमान समाज अगर फिर भी उन पर भरोसा करके, उनके बच्चे पर भरोसा करके उनको वोट देता है, तो फिर आपको ऐसी स्थिति हमेशा आती रहेगी। अगर सीए एनआरसी में नीतीश कुमार ने आपको धोखा दिया, अब फिर आप नीतीश कुमार के दल में बने हुए हैं, नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं, तो वक्त पे फिर आपको धोखा देगा। कोई आदमी जब एक बार आपको धोखा देता है, एक बार आपके साथ दगा करता है, तो आपके पास ये विकल्प है कि आप उससे रास्ता अलग बनाइए, और नहीं बनाइएगा फिर उसी के साथ चिपके रहिएगा, तो आपको नुकसान होगा ही होगा। अच्छा ये बताइए, जनता को जानना है कि अगर जन स्वराज पार्टी सरकार में आती है, सबसे पहला काम क्या करेगी? शराब बंदी हटाएगी कि शिक्षा में सुधार करेगी? पहला 4 काम करेंगे। पहला तो निश्चित तौर पर शराबबंदी के कानून को हटा देंगे, क्योंकि शराबबंदी का कानून बिहार में लागू नहीं है। इस कानून के जरिए शराब नहीं बंद है, इस कानून के जरिए सिर्फ शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रही है। दूसरा काम ये करेंगे कि यहाँ पर जितने 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिला पुरुष हैं, जिनको 400 रुपये का पेंशन मिल रहा है, उनको 2000 रुपये पेंशन की व्यवस्था दिसंबर से कर दी जाए। बिल्कुल वो सेकंड निर्णय वही होगा। तीसरी बात जो की जाएगी कि यहाँ पर उन बच्चों को, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनको ये सुविधा दी जाएगी, उस सुविधा की शुरुआत की जाएगी कि जब तक आपके इलाके में सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि सुधार होने में साल भर, 2 साल, 5 साल समय लगेगा, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में कहीं उसका नाम लिखवाइए और उसका पैसा सरकार जनवरी से भरना शुरू प्राइवेट स्कूल का बिल्कुल भरेगी, रोज घोषणा कर रहे हैं। और चौथी बात जो मैंने कहा है कि साल भर के अंदर पलायन रोक दिया जाएगा, तो एक विशेष अलग से डिपार्टमेंट बनाकर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि जो 50 लाख के आसपास लोग बिहार के बाहर गए हैं, उसमें से हम लोग का अनुमान है कि 25 से 30 लाख लोग वापस लौटना चाहते हैं। उन 25-30 लाख लोगों के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाकर सीधे उनको क्या सुविधा, क्या व्यवस्था, क्या मदद करके उनको वापस लाया जा सकता है, वो व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि उनको 1 साल के अंदर यहीं पर रख लिया जाए, उनको वापस न जाने दिया जाए। तो ये 4 काम तो निश्चित तौर पर होगा। चौथा और काम आपको 2 बता देते हैं। एक, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा, ताकि अगली बार जब जनवरी के बाद जो खेती होगी उसमें लोगों को, जो लोग भी फूड ग्रेन की खेती से हटकर नगदी फसल की खेती की ओर जाएंगे, उनको मनरेगा की ओर से मजदूर मिलने लगेंगे। और छठवीं बात जो बताई गई है कि जो महिलाएं हैं उनको लोन लेने के लिए, स्वरोजगार के लिए बैंकों से 4% पर उनको 4% ब्याज पर उनको लोन मिलेगा, ताकि उनका जो EMI है, जो उनका कर्ज का बोझ है, वो कम किया जा सके। अच्छा, मेरा एक और अहम सवाल है कि जनता कहीं ना कहीं, जैसे तेजस्वी यादव आने के पहले बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी ला के देंगे, प्रशांत किशोर से भी कहीं ना कहीं उम्मीद युवा की है जुड़ी हुई कि कितने युवाओं को नौकरी दीजिएगा सरकार में आते ही, और कहाँ कहाँ नौकरी? हम फर्जी बात करते नहीं हैं। सरकारी नौकरी इतनी बड़ी संख्या में नहीं दी जा सकती है जिससे कि बिहार के युवाओं को सबको रोजगार मिल सके। मैं बिहार के युवाओं को ये सब्ज बाग नहीं दिखाना चाहता हूं कि तुम लोग को सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जो दिखा रहा है उससे युवाओं को पूछना चाहिए कि भाई, बिहार में पिछले 78 साल में सिर्फ 23.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिली है। तो और उसमें 78 साल में 15 साल लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थे, 3 साल खुद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर 18 साल में इन्होंने कितना नौकरी दिया है ये बता दें।
ये लोग जब मुख्यमंत्री इनके माँ बाप थे तो बिहार में इकोनॉमी का डिग्रोथ हुआ है 10 वर्ष में। ये लोग क्या बात करेंगे। हम लोग सरकारी नौकरी का वादा नहीं कर रहे हैं। सरकार की जो व्यवस्था है उसके तहत जो नौकरी मिल रही है वो मिलेगी। एक चीज़ होगा कि उसमें धांधली बंद हो जाएगी, पद बिकने बंद हो जाएंगे, पेपर लीक बंद हो जाएगा। लेकिन जो हजारों लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, हम उनके स्वरोजगार की बात कर सकते हैं। हम उनको उनके हाथ में पूंजी पैसा दिला सकते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़े हों, अपने लिए रोजी रोजगार कर सकें। सरकारी नौकरियों का लालच दिखाकर सालों साल, साल दर साल लोग ट्यूशन करते रहें, कोचिंग संस्थाओं के लिए बैठे रहें, जिल्लत की ज़िंदगी यहाँ जी रहे हैं और 1 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं और उसमें से 5 आदमी को नौकरी मिल रही है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। हम ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम उस व्यवस्था को बढ़ाने में अब कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देंगे कि सारे लोगों को नौकरी दे देंगे। नौकरी जो सरकारी व्यवस्था है जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें धांधली नहीं होगी, उसमें पैसा नहीं लिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, ये वो लोग हैं जिन पर केस चल रहा है कि ये जमीन लिखवाकर और पैसा लेकर नौकरी देते हैं। ये काम नहीं करना है। नीतीश कुमार के जिले में गए थे, क्या वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था आपको लेकर? अब रिस्पॉन्स क्या है ये तो आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, जाकर देखिए। हरनौत में गया था और फिर 11 तारीख को आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आप आइए। उनके गांव ही जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में आज तक किसी नेता की, विपक्ष के नेता की हिम्मत नहीं हुई होगी कि उनके गांव में जाकर ये कहे कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। लोग सामान्यतः यही कहते हैं कि नालंदा में नीतीश कुमार ने विकास किया है और अपने गांव में तो सबकी चिंता की है। मैं ये दावा कर रहा हूं कि उनके गांव में जाएंगे और जो 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दे पर पब्लिक को, मीडिया को सामने दिखाएंगे कि इस आदमी ने 2 बरस पहले कहा था कि सभी गरीब परिवारों को जातिगत जनगणना में जो लोग गरीब परिवार के तौर पर चिन्हित किए गए हैं उनको 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। मैं वहाँ दिखाऊंगा कि इनके गांव में भी किसी को राशि नहीं मिली है। इस आदमी ने 2008 में ये घोषणा किया था कि जितने दलित भूमिहीन हैं उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा घर बनाने के लिए। मैं कल्याण बिगहा में दिखाऊंगा कि कितने दलित हैं जिनको ये जमीन नहीं मिली है। और तीसरा, ये आदमी कह रहा है कि हमारी सरकार में भूमि सर्वे हो रहा है और इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो इन्हीं के गांव में जाकर एक एक घर में दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने जमीन के दाखिल खारिज रसीद काटने और जमाबंदी के लिए पैसा दिए हैं। इसी 3 मुद्दे पर कल्याण बिगहा में जाकर डोर टू डोर करेंगे और मीडिया और जनता के सामने करेंगे। आपको दिखेगा कि कल्याण बिगहा की स्थिति क्या है। पूरे बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर जी, आपको डर नहीं लगता? इतने खुले हैं आप सीएम के अगेंस्ट बोलते हैं, चुनाव आ रहा है, क्या डरने क्या बात है बताइए। थोड़ा सा तो डरना चाहिए। क्या डरना चाहिए या बता रही हैं कि मतलब डरना नहीं, चाहिए? जैसा माहौल है, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, पत्रकार हैं, यहाँ पर एक मुखिया भी जीत कर आता है तो वो अपने साथ 2-4 गनमैन, सिपाही, पुलिस, विधायक, जो 4 बार पहले विधायक कभी हार गया वही 4 को गनमैन लेकर चलता है। हम 3 साल से बिहार में हैं, आप हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, आप देख लीजिए यहाँ कहीं कोई सुरक्षा के लिए एक हवलदार भी नहीं खड़ा होता है ना। हम रोड पर भी जाते हैं तो कोई सिपाही पुलिस लेकर नहीं जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम कुछ गलत बात कर नहीं रहे हैं। हम किसी का ज़मीन हड़प नहीं रहे हैं, हम बालू माफिया हैं नहीं, हम शराब माफिया हैं नहीं, हम किसी का कुछ हक मार नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग अपने बच्चों के लिए सजग हो जाओ, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे दो। तो इसमें क्या डरने की बात है? एक आखिरी सवाल, अगर कोई हमको डराने की कोशिश करेगा तो जनता खड़ी है। हम तो हरनौत गए थे तो भाई नीतीश कुमार का गांव ही है तो हमको वहीं पर दौड़ा लेते। उनको दम है तो वो अपने गांव में बिना सुरक्षा के जाके दिखा दें। नीतीश कुमार को अरे चैलेंज कर रहे हैं, हम उनके गांव जा रहे हैं, अब बिना सुरक्षा के जाएंगे। एक भी पुलिस प्रशासन उनका पूछ लीजिएगा कि क्या प्रशासन को कोई सुरक्षा दी गई है? ना उन्होंने कोई सुरक्षा दी है, ना मैंने मांगी है, ना मुझे चाहिए। मैं उनके गांव में जाकर गांव घर घर पैदल घूमूंगा बिना सुरक्षा के। और फुलवरिया भी गए हैं जो लालू जी का गांव है, राघोपुर भी, बिद्दुपुर गए हैं बिना सुरक्षा के, और आगे भी जाएंगे। उनमें अगर दम है तो अपने गांव में बिना सुरक्षा के जाके दिखा दें। अब तेजस्वी यादव बिना सुरक्षा के राघोपुर में घूम के दिखा दे। बाकी बात छोड़िए ना यार, जहां की ये लोग जिस क्षेत्र की जनता ने इन लोगों को यहाँ पहुंचाया है, राघोपुर में तेजस्वी यादव में अगर दम है, ऐसे पगड़ी बांधते हैं ये आदमी, ऐसे पगड़ी हिलाता है। अरे पब्लिक मंच पर बैठ के 50 गनमैन को लेकर पगड़ी हिला रहे हो, राघोपुर में आओ
और राघोपुर में पैदल जरा चल के दिखा दो बिना सुरक्षा के, औकात दिख जाएगी कि कितना बड़ा जिगर लेके पैदा हुए हो। हम आपको कह रहे हैं हम आते हैं राघोपुर, पैदल ही जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, बिना सुरक्षा के जाएंगे। कल्याण विभाग घोषित किया है कि 11 को जाएंगे। आप कह रहे डरना चाहिए, सरकार अपने मंत्री, विधायक, सुरक्षा, बदमाश, जिसको लगाना है लगा दे, डरने वाले नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस से क्यों तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं करी? उनकी मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग है, अहम मीटिंग है, क्यों घोषित नहीं? और आप लोग भी कहीं ना कहीं चुटकी लेते हैं। आप लोग कांग्रेस को बेवजह यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कांग्रेस लालू जी का झोला ढोने वाली पिछलग्गू पार्टी है बिहार में। बिहार में उनकी औकात इतनी है कि लालू यादव की किसी बैठक में उनको बैठने की जगह मिल जाती है उनके एक दो नेताओं की। जितना लालू जी टुकड़ा जो फेंकेंगे वही खाकर ये संतुष्ट होंगे। कांग्रेस की औकात नहीं है कि लालू जी से कुछ बोल सके। 70 सीट मांग रहे हैं। अरे वो 70 मांगे या 700 मांगे, होगा वही जो लालू जी चाहेंगे। जो लालू जी कहेंगे भाई तुमको 7 लड़ना है तो ये 7 लड़ेंगे। लालू जी की मर्जी, अगर कहते हैं तुम 40 लड़ोगे 40 लड़ेंगे। हमने कांग्रेस की स्थिति देखी है। 2015 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये अशोक चौधरी, आजकल जो यहाँ पर उगाही मंत्री के नाम पर जिनके बारे में लोग जानते हैं कि ये सरकार के उगाही मंत्री हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और तब मैं महागठबंधन के लिए नीतीश जी के साथ काम कर रहा था। इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। ये आते थे पहले नीतीश कुमार के घर और मुझे आके कह रहे हैं कि प्रशांत जी आप ही अगर बात कर लेते लालू जी से ना तो अच्छा रहता, हम लोग जाएंगे तो आप जानते हैं लालू जी तो बड़ा नाराज हो जाते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं आपको कैमरे पर ये बात कह रहा हूँ, आप पूछ लीजिएगा अशोक चौधरी से। उस समय तब माननीय सदानंद बाबू भी थे। तो ये 2 लोग आते थे, इनकी हिम्मत नहीं होती थी लालू जी के घर जाने की। क्या बात करेंगे ये लोग।